शिक्षा विंडो के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं फिजिक्स मेंटर मुकेश कुमार आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स जो इंटरमीडिएट लेवल पर जो पढ़ना है उसमें दो पार्ट में पढ़ते हैं, क्लास 11 और क्लास 12। क्लास 11 में फिजिक्स भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स का। क्लास 11 में जो फिजिक्स रहेगा, जो भी किताब खरीदेंगे उसमें दो पार्ट में रहेगा, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। उसी तरह से क्लास 12 में भी फिजिक्स के लिए दो किताब पढ़ना है आप लोग को, पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। क्लास 11 में जो पढ़े थे वो जनरली मैकेनिक्स है। क्लास 11 में मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। पार्ट 1 में पूरा मैकेनिक्स ही है, मैकेनिक्स का बेसिक कंसेप्ट, उसका फार्मूला, लॉ, ये सब पढ़ेंगे। जैसे न्यूटन लॉ हो गया, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 2 में बोल सकते हैं हम लोग कि वो मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया। ये सब जो चैप्टर है वो सब में मैकेनिक्स का लॉ अप्लाई होगा, मतलब न्यूटन का लॉ अप्लाई करके वो तो हम लोग प्रूफ करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज जो मैं लेक्चर दूंगा वो है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए आज जो फिजिक्स है यह इंट्रोडक्शन क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है हम लोग के चैनल पर। आज के बाद धीरे धीरे सारा चैप्टर हम लोग इस पर कवर करेंगे, ठीक है। तो क्लास 12 में जो फिजिक्स पढ़ना है, क्लास 12 में जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में पहले ये बता दें कि जो 11 में हम लोग पढ़े थे पूरा मैकेनिक्स था। क्लास 12 में मैकेनिक्स का कोई लेना देना नहीं है, मैकेनिक्स इसमें नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है क्लास 12 में वो देखेंगे। तो क्लास 12 में पार्ट 1 में पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब पढ़ेंगे। पार्ट 2 में पढ़ना हम लोग को ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के जितना भी फिनोमेना है वो सब हम लोग ऑप्टिक्स में कवर करेंगे। क्लास 12 में ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको। फर्दर और भी आगे जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स दो पार्ट में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है एटम, न्यूक्लाई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी ये कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो है ना पार्ट 1 का एक टॉपिक हम लिए हैं। पार्ट 1 में पढ़ना क्या, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी पर। तो देखते हैं हम लोग, है ना। ये तो इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी फिनोमेना है, चार्जेस वगैरह जो आप पढ़े हम लोग कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, चार्ज भी इसी में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का ही फिनोमेना है। फिर उसके बाद वायर में जो करंट फ्लो करता है, उसके कारण फैन चल रहा है, बल्ब चल रहा है, या जितना भी फिनोमेना हो रहा है, जब भी वायर में स्विच ऑन करते हैं हम लोग सर्किट में, तो वायर में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो वो सब उससे रिलेटेड जो फिनोमेना है वो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कवर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा इफेक्ट भी है, पहले से हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अगर वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, है ना। अगर हम लोग कोई केमिकल में कोई कंपाउंड है, कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा, केमिकल इफेक्ट होगा, तो केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। ये सब वगैरह पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका सारा फिनोमेना कवर करेंगे हम लोग, दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का दो पार्ट में बांटेंगे हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है सब जगह, ठीक है। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा को बोलेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ना दो पार्ट। ऐसा ही करके हम लोग क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था फ्लूइड मैकेनिक्स, याद करिए, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े थे, फ्लूइड
फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड किसको बोलते थे? कोई भी चीज़, एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो अपने आप फ्लो हो सकता है, या उस पर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उसका फोर्स का रेजिस्ट करने का कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता है। फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड पे कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उसमें रेजिस्टिव कैपेसिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस पे फोर्स लगाएंगे, जैसे दीवार पर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, ये दीवार धसक नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई फ्लूइड रहेगा, उस पर फोर्स लगाएंगे तो आपको फोर्स को रेजिस्ट नहीं करेगा, वो फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो फ्लो कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। तो फ्लूइड से जो रिलेटेड फिनोमेना है वो सब हम लोग पढ़े थे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये क्लास 11 में पढ़ना था। फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटे थे, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटे थे। एक को बोलते थे हम लोग, है ना। अच्छा पहले ये बता दें कि ये जो फ्लूइड है एन एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, फ्लो से हवा फ्लो कर सकता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है ना, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, सब फ्लो कर सकता है। ये सब क्या है? लिक्विड है, ठीक है ना। मैकेनिक्स का जहाँ तक कंसेप्ट है, मैकेनिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? मैकेनिक्स ना एक कंबाइंड वर्ड है, या ऐसा बोले कि जब भी मैकेनिक्स हम बोलेंगे या फिजिक्स में देखेंगे एक मैकेनिक्स है, तो वो दो वर्ड को, है ना, इंक्लूड करेगा। एक तो रेस्ट और दूसरा मोशन। तो मैकेनिक्स जो वर्ड बना है, ये जो है ना दो वर्ड को इंक्लूड करता है, दो वर्ड से बना हुआ है ना। एक है रेस्ट, एक हो गया रेस्ट, एक हो गया रेस्ट और दूसरा हो गया मोशन। रेस्ट का ही स्टैंडर्ड में बोलेंगे हम लोग स्टैटिक, स्टैटिक बोलेंगे, स्टैटिक। और मोशन को बोलेंगे काइनेटिक, काइनेटिक। ये फिजिक्स के लिए स्टैंडर्ड वर्ड है। रेस्ट बोलने से ना उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं लगता है, रेस्ट मतलब कोई पड़ा हुआ आराम कर रहा है, ऐसा भी फील होता है। लेकिन है ना स्टैटिक्स है, जैसे कि हम लोग सिंपली अगर कुछ चाकू से काटते उठते हैं, या तो बोल सकते हो तो चीर फाड़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। डॉक्टर लोग भी यही करता है, ब्लेड वगैरह से काटता है, ये करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्जरी बोलते हैं, वहाँ पर चीरना फाड़ना नहीं बोलते हैं। तो सर्जरी एक अप्रोप्रिएट वर्ड है। उसी तरह से फिजिक्स के लिए रेस्ट के लिए जो है ना हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? स्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब कोई भी चीज़ रुका हुआ है, रेस्ट में है। दूसरा मोशन, मोशन अब जो वर्ड लिया गया है काइनेटिक्स लिया गया है, ठीक है। दोनों वर्ड से मैकेनिक्स बना। तो जब भी मैकेनिक्स बोलेंगे तो स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग लिक्विड का, फ्लूइड जब रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या फिनोमेना होगा, जैसे कि पढ़े थे प्रेशर निकालना। कोई भी लिक्विड है तो उसमें प्रेशर कितना होगा, कोई भी डेप्थ पर प्रेशर कितना होगा। फिर है ना जैसे कि बोयंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े थे, उसमें बोयंसी फोर्स पढ़े थे। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर लिक्विड में डुबाया हुआ है तो उस पर एक बोयंसी फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा। ये सब हम लोग डील किए थे स्टैटिक्स में, फ्लूइड स्टैटिक्स में। उसी तरह से अगर वाटर या लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। जैसे टंकी से पानी आ रहा है नीचे पाइप से, तो पाइप में स्पीड कितना होगा, फ्लूइड जो आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, उसका स्पीड कितना होगा। ये सब अगर हम लोग देखेंगे, इसमें देखे थे बर्नौलीज प्रिंसिपल भी देखे थे इसमें, तो वो काइनेटिक्स में देखेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। उसी तरह से जस्ट इसी तरह से है ना इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियस है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे थे, कोई स्टैटिक वर्ड आया तो कंफ्यूज नहीं होना। स्टैटिक मतलब यहाँ पर रेस्ट से मतलब है, ठीक है ना। तो ये हो गया रेस्ट, है ना, रेस्ट। क्या रेस्ट में रहेगा भाई? इलेक्ट्रो, क्योंकि यहाँ भी आया इलेक्ट्री, है ना, सब जगह आया है। तो इलेक्ट्रो जो बढ़ा है, जैसे आप फ्लूइड लिया गया था, जो भी चीज़ फ्लो कर सके, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, उसको फ्लूइड बोले थे। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है क्या है, कहाँ से आया है? तो इलेक्ट्रो जो लिया गया है इलेक्ट्रॉन से, ये आया है इलेक्ट्रॉन से, है ना, इलेक्ट्रॉन से आया। कहीं भी किसी भी तरह के चार्ज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो पॉजिटिव चार्ज किसी पे कैसे होता है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होते जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज कैसे होगा उस पर, तो उस पर इलेक्ट्रॉन लाते जाएंगे, रखते जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्जेस डेवलप हो रहा है तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। उसी तरह से कोई भी वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं इतना बेसिक कंसेप्ट है कि वायर में क्या फ्लो कर रहा है भाई, तो करंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है।
तो कहीं भी फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड देखेंगे तो उसमें ना इलेक्ट्रॉन का ही रोल है। इसीलिए चैप्टर का नाम चार्ज वगैरह से रिलेटेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी का दो पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जितना भी मैटर है वो सब बना है एटम से, और एटम बना हुआ है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का इतना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? कहीं पे नहीं पढ़ना है, कुछ इसका यूज नहीं है इसका तो और भी यूज है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो यूज है ये हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में। क्लास 12 में भी एक चैप्टर पढ़ना है न्यूक्लाई, उसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना। तो देखेंगे उस चैप्टर में। अभी फिलहाल के लिए जितना भी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी, उसमें रोल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। केमिकल रिएक्शन भी आप लोग पढ़े हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंजिंग होता है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ये सब बनता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज, और उसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं निकलता है, लेकिन जब पढ़ेंगे आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसमें एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा निकलता है, और इस रिएक्शन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। और आपको पता है एटम बम का नाम सुने हैं, जानते हैं एटम के बारे में, एटम बम के बारे में, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन ही होता है। सन से इतना एनर्जी आ रहा है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन का ही रोल है ना, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही रोल है। तो वो हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को इलेक्ट्रॉन से फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट में रहेगा, नहीं। अब का इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, चार्ज बढ़ा है, तो कोई भी चीज कहीं भी किसी भी जगह पर चार्ज रेस्ट में रहेगा, उसको हम लोग डील करेंगे। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या होगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा, ये सब फिनोमेना हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज फ्लो करेगा, जैसे वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि यहाँ पर क्या मतलब है, चार्ज, है ना, क्या रेस्ट में रहेगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा। वहाँ देखा था ना फ्लूइड, है ना, फ्लूइड स्टैटिक, जिसका नाम फ्लूइड के दो पार्ट हो गया था, जिसको बोलते थे हाइड्रोस्टैटिक, जिसको बोलते थे हाइड्रोस्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक बोल सकते थे, लेकिन जनरली हम लोग वाटर से रिलेटेड भी फिनोमेना डील करते हैं। और जो जो लॉ आता है, जो जो फॉर्मूला वाटर पर अप्लाई है वो सब पर है अप्लाई है, मिल्क पर होगा, केरोसिन पर होगा, जितना भी लिक्विड है सब पर होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक एक हो गया, हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स, अब हाँ, वाटर से रिलेटेड हम लोग, वाटर ज़्यादा कॉमन है ना, वाटर से रिलेटेड ही हम लोग सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, और वो सब फॉर्मूला जितना भी डिराइव होगा सभी लिक्विड पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और वर्ड बोल दें कि हाइड्रो, हाइड्रो जो है ना वाटर से रिलेटेड है, सारा वर्ड हम बता दिए हैं। अब देखो डायनेमिक्स आया, तो फिजिक्स के लिए डायनेमिक्स भी ना एक, मतलब कि एक इसमें भी बहुत कंसेप्ट है। डायनेमिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ये सब वर्ड सुने हैं। तो डायनेमिक्स हो गया ना, जब मोशन और मोशन का काउज दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं ना, तो हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या हो गया, हाइड्रोडायनेमिक्स। मतलब कि मोशन में जब वाटर रहेगा, लिक्विड रहेगा, उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उस पर जो फोर्स लग रहा है अप्लाई हो रहा है उसको भी पढ़ेंगे, इसलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया, हाइड्रोडायनेमिक्स हो गया, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स नहीं, हाइड्रोडायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स जब सिर्फ और सिर्फ मोशन हो रहा है, उसका क्या कारण है, नहीं कारण है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स बोलेंगे। जैसे ये मार्कर है, इसको यहाँ से छोड़ेंगे ऐसे, तो ये गिरा, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या एक्सेलरेशन रहा होगा, ये सब डील करेंगे तो बोलेंगे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन ये किस कारण से गिरा भाई, क्या कारण था गिरने का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स था। जब फोर्स को भी इंक्लूड करेंगे स्टडी में तो बोलेंगे कि डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम हाइड्रोडायनेमिक्स यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो हम इसलिए फोकस करेंगे एक वर्ड पर कि जब भी साइंस किताब पढ़ेंगे, आप खासकर फिजिक्स पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ना है और कम से कम 2 मिनट 3 मिनट सोचना है उस पर क्या कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि खाली रीडिंग कर लिए, हिस्ट्री का किताब होता है, हिंदी की किताब होता है, उससे रीडिंग कर लिए और समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर एक लाइन पढ़ना है, 2-3 मिनट सोचना है, मंथन करना है उसको, है ना, उसको सोचेंगे, मंथन करेंगे, तब जाके समझ में आएगा क्या चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, चार्ज रेस्ट हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहेगा, चार्ज मोशन में रहेगा, चार्ज मोशन में रहेगा, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बॉडी चैप्टर को, है ना, चार्ज मोशन,
चार्जिंग मोड, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ज रेस्ट में तो क्या क्या होगा भाई, है ना, अलग से क्यों पढ़ाया गया है। जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें बहुत सारा फिनोमेना है। कैपेसिटर भी इसी में इंट्रोडक्शन होगा, कैपेसिटर के बारे में पढ़े हैं, जानते हैं कैपेसिटर, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, फैन वगैरह में लगता है ना, वो भी इसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फिनोमेना है, क्लास 12 में 2 चैप्टर में पढ़ाया है, 2 चैप्टर में पढ़ाना है। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना भी फिनोमेना है उसको 2 चैप्टर में बांटेंगे। एक हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जितना भी फिनोमेना है 2 चैप्टर में कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का है चैप्टर, ठीक है ना ये। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ही है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यही चैप्टर हम आज पढ़ाएंगे। तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले चार्जेस के बारे में पढ़ना है। चार्जेस क्या होता है, चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और भी इसमें देखेंगे। और चार्ज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोस्कोप से मेजर करते हैं, डिवाइस है जो चार्जेस, कितना चार्जेस किसी चीज पर बताता है, वो सब पढ़ना है ना। उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाए देंगे। इसमें फोर्स जो है ना, ये फोर्स जो है ना डायलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज हो जाएगा दो चार्ज के बीच में, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत जगह है, अभी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि मतलब कि जैसे बहुत जगह फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रोल था, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होता है उसको भी समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो स्टार्टिंग में चार्जेस है उसका प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये है, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना हम लोग। अच्छा, तो क्लास 11 में जो है ना हम लोग पढ़े थे कि जितना भी यूनिवर्स में फोर्सेस है उसमें 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस है। अगर सिंपल फोर्स की बात बोले तो माइंड में क्या फिर बनता है, यानी किसी भी तरह के, एनी टाइप पुश और पुल, किसी भी तरह का पुलिंग हो रहा है, पुशिंग हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पर फोर्स लग रहा है। और इस तरह का पुशिंग पुलिंग बहुत जगह देखे थे, स्प्रिंग फोर्स था, मस्कुलर फोर्स था, फ्रिक्शन था, विस्कस फोर्स था, ये सब बहुत सारा फोर्सेस देखे थे। लेकिन ये सारे फोर्सेस में 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस है ना। तो कौन कौन सा फंडामेंटल फोर्सेस है ना, यहाँ पर फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, मैग्नेट जिस तरह से चार्जेस होता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, उसी तरह से मैग्नेट में लाइक पोल रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर होता है। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग क्वांटिटीज नहीं है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए तो आगे जाके पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लिख दिए क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाने जा रहे हैं, बट ये जो फोर्स है ना इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स, है ना। इसमें दोनों इंक्लूड होता है। फिर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में, फॉर्मूला भी पढ़े हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ये फोर्सेस मास के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो देखे थे
ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स था, कोई भी अगर पॉइंट मासेस है m1 m2 और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस डिस्टेंस r है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों में जो फोर्स लगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो वो था g m1 m2 बाई r स्क्वायर, और g का वैल्यू दिए थे 6.67 इंटू 10⁻11 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट देखो कितना कम है, 10⁻11 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होता है। ये जितना भी फोर्सेस है उसमें सबसे वीक जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। कहीं भी मासेस होगा, कोई भी कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है तो उसमें क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग को देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो देखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोग ये सब पढ़े ना ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 12 में, अभी पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसका फॉर्मूला भी उस तरह से कुछ नहीं है ना। इसका नेचर पढ़ना है ना, डिस्टेंस बढ़ाने पर घटता है बढ़ता है ग्राफ, ये सब अगर देखना है तो हम लोग न्यूक्लियर फोर्स चैप्टर न्यूक्लियाई में देखेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, देखते हैं। तो ये थोड़ा सा हम इधर बताना चाहेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर आते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलना चाहिए लेकिन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं। मतलब ये जो फोर्स हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म दोनों आ गया, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलना चाहिए। फंडामेंटल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आ गया, इंक्लूड हो गया। हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखो हम लोग पहले पढ़े हैं फ्रिक्शन फोर्स पढ़े हैं ना, अब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जितना भी फोर्सेस है उसमें फंडामेंटल यही है। तो इसके अलावा जो फोर्सेस है, फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब जो फोर्सेस ये तो है ही नहीं। तो वो सब जो फोर्सेस है, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है, उसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो फोर्स लग रहा है। जैसे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत सारा फोर्स देखें, जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, है ना, विस्कस फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, है ना, स्प्रिंग फोर्स हो गया, और भी मस्कुलर फोर्स भी है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन में किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो देखिए कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस ये है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है ना, दोनों ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है तो दोनों क्या है, कांटेक्ट में है, इस तरह से कांटेक्ट में है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो बना हुआ किससे, एटम से, और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो ऐसे नज़दीक रखने से क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन इसका प्रोटॉन को इंटरेक्ट करेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसका प्रोटॉन को खींचेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसका प्रोटॉन को खींचेगा, मतलब कि दोनों में जो चार्जेस है अपना अपना फोर्स लगाएगा। तो ऐसे रखने से क्या वो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं मान लो इधर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से है, ठीक है ना ये। तो इसका निगेटिव इसको खींच रहा है, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव को खींच रहा है, इस तरह से फोर्स लगा रहा है। तो दोनों क्या हुआ, इस तरह से एक फोर्स से चिपका हुआ है। अब इस चीज़ को आप जो है ना, इस चीज़ को इधर खींचना चाहेंगे तो रोकेगा, इसको इधर खींचना चाहेंगे तो रोकेगा, इसको इधर खींचना चाहेंगे तो रोकेगा, इधर भी आप ले जाना चाहेंगे तो उसका अपोजिट फोर्स लगेगा, और इसी को हम लोग क्या बोले थे, फ्रिक्शन। आज का मैग्नीट्यूड वगैरह सब निकाल दिए थे हम लोग क्लास 11, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स के पीछे जो है ना कंट्रीब्यूशन किसका है, कंट्रीब्यूशन किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है हम लोग, ठीक है। उसी तरह से विस्कस फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स या इसके अलावा जितना भी फोर्स देखेंगे उसके पीछे कोई ना कोई यही सब फोर्स का कारण रहेगा, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो है ना मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे फोर्स हम लोग निकालेंगे,
बहुत सारा चार्जेस है तो उस पर फोर्स जो लगेगा कैसे निकालेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे। ठीक है, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में बहुत सारा फोर्सेस देखेंगे है ना, लॉरेंट्ज फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये सब देखेंगे हम लोग आगे जाके। अभी पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि चार्ज रेस्ट में रहेगा तो फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद करो, है ना, जूनियर क्लास में जो पढ़ते थे कि कोई भी कंघी है, कॉम्ब प्लास्टिक का या कोई स्केल है ग्लास का, उसको बाल में रब करते थे ऐसे ऐसे, है ना, बाल में रब किए, है ना, तो ये जो पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा होता था ऐसे, है ना, रबिंग करने के बाद ये क्या होता था, ये अट्रैक्ट कर जाता था, है ना, ये है रब्ड स्केल, किताब में लिखा रहता था रब्ड स्केल, है ना, कोई भी ग्लास का स्केल है, स्केल मेजर करने वाला, उसको रब करेंगे, बाल में रब करने से इस पे, है ना, चार्ज आ जाता था, और ये पेपर का जो टुकड़ा छोटा छोटा है उसको क्या करते थे, खींचने लगता था। तो यहाँ पर जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, वही फोर्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, उस इसको बताया, इस पर स्टडी किया एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलम। जिस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशन लॉ जो कौन दिया, न्यूटन दिया, उसी तरह से इसको दिया चार्ल्स कूलम ने। क्या कहना है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है, मान लो दो पॉइंट चार्जेस है, एक का, है ना, मैग्नीट्यूड अगर Q1 है, दूसरा का मैग्नीट्यूड Q2 है, चार्जेस, चार्ज जो है ना, चार्ज को हम लोग, चार्ज के लिए जो सिंबल देंगे वो देंगे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, चार्ज के लिए सिंबल देंगे स्मॉल क्यू या ये कैपिटल क्यू। जैसे मास के लिए लिखे थे, मास हम लोग, ये हो गया चार्ज का सिंबल, चार्ज का, है ना, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम होता है, कूलम, ठीक ना, इसका जो होगा कूलम, कूलम, ठीक ना, कूलम होगा, ऐसा यूनिट इसका, ऐसा यूनिट। और जैसे मास था, मास के लिए हम लिखते थे स्मॉल एम, और ये एम लिखते थे, इसका ऐसा क्या होता था, किलोग्राम होता था, ठीक है। तो सिंबल क्या गया क्यू, तो एक दो पॉइंट चार्जेस लिए, एक Q1 और दूसरा क्या लिए, Q2 लिए, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो कि डिस्टेंस है ये R, ठीक है। तो ये दोनों में जो फोर्सेस लगेगा, है ना, ये दोनों में जो फोर्सेस लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। पहला क्या, कि जो F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 Q2, यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या, कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख पढ़ेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका ये है। अब देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का प्रोपोर्शनल है, मतलब चार्जेस का इसका होता है कूलम, जैसे मान लो यहाँ पर लेते हैं 2 कूलम, यहाँ पर लेते हैं 3 कूलम, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर ले लिए 6 कूलम, यहाँ पर ले लिए 1 कूलम, ठीक है। प्रोडक्ट देखो, दोनों कैसे प्रोडक्ट देखो, तो यहाँ 2 इंटू 3 प्रोडक्ट कितना लिखेंगे, 6 कूलम स्क्वायर। यहाँ पर प्रोडक्ट जब ये चार्जेस रहेगा पर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 मतलब कितना, 6 कूलम स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस वही है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, सिर्फ चार्जेस यहाँ पे जो था उसको चेंज कर दिया, पर 2 था तो 6 कर दिया, यहाँ पर 3 था तो 1 गया। तो क्या दोनों के बीच में फोर्सेस चेंज हो गया, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस वही है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस चेंज होना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अगर बढ़ेगा, जैसे 6 है और प्रोडक्ट करने के बाद 12 हो जाता है तो डबल हो जाएगा डायरेक्टली, इस तरह से, है ना, और डिस्टेंस के। अब ये दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, ये तो ऑब्जर्वेशन है, कूलम्स ने, चार्ल्स कूलम ने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे
इस पे ये जो है ना बेस्ड है, मतलब कि ये फोर्स जो है इस पे डिपेंड है, इस पे ऐसे डिपेंड है। अब दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे Q1 Q2 बाई आर एफ, कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इससे जो है ना हमको तो एफ का वैल्यू नहीं निकलेगा, मान ली Q1 Q2 का वैल्यू रखेंगे आर एफ का निकलेंगे तो फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, लिखते हैं के Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। ये के जो है क्या है, के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे हम लोग के का जो है ना, के का यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशन निकालना है, सब सीखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये देख लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखिए बहुत सारा बच्चा का डाउट होता है, जिनका बेसिक थोड़ा सा क्लियर नहीं है, उनको यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दें कि यहाँ पर क्या लिखे हैं कि फोर्स जो है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये बोले हैं। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं हम लोग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो दोनों को कंबाइन करने से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो गया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ये। अच्छा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ना वो एक्सपेरिमेंट से आता है, साइंटिस्ट लोग निकालते हैं, याद करो है ना। जब ग्रेविटेशन पढ़े थे तो न्यूटन सिर्फ यही बताया था कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और बाय आर स्क्वायर होता है। हेनरी कैवेंडिश यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाए थे, न्यूटन लगाए थे, तो इक्वेशन बनाए तो एफ इक्वल टू जी बोल दिया न्यूटन, आर स्क्वायर जी, बट जी का वैल्यू कितना होगा, तो न्यूटन नहीं निकाले थे, इसको एक्सपेरिमेंट से हेनरी कैवेंडिश निकाले थे टॉर्सन बैलेंस से, और ये वैल्यू आया था कितना बता दिया था अभी 6.67 इंटू हाँ 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर आया था। उसी तरह यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना होगा, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, इसको बताएंगे, है ना। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है यहाँ पर आप समझाने, कुछ कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है ना। जैसे कि देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों लगाते हैं और कितना हो सकता है, इसको थोड़ा फीलिंग हम लोग ऐसे ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि इधर है नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स, इधर है प्राइस, नंबर ऑफ पेन्स, कभी दुकान में गए और आपको पेन लेना है, कलम लेना है, ठीक है ना, और प्राइस, तो जितना नंबर ऑफ पेन्स लेंगे उतना ही प्राइस बढ़ेगा। मान लीजिए 5 पेन लिए तो 50 रुपया लगा, तो 10 पेन लेंगे तो इधर इसका भी डबल हो जाएगा। 5 पेन लिए, 5 पेन लिए, तो प्राइस कितना बोल रहे हैं कि 50 हुआ, ठीक है ना। तो अगर इसको डबल कर देंगे, 5 गुना 10 पेन लेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ पेन्स को मान लो क्या एक्स है और प्राइस को मान लीजिए वाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको डबल करने से ये भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। लेकिन हम लोग अगर एक्स नंबर ऑफ पेन्स का वैल्यू दिया रहे तो प्राइस कैसे निकालेंगे, इसे तो नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि जो आप पेन ले रहे हैं उसका प्राइस है 10 रुपीज़, प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ पेन कितना है, ₹10 है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, 10 इंटू एक्स, तो अब ये वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पर है ये ऑब्जर्वेशन हो गया, और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिए, है ना। तो ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट से आया, कोई वैल्यू दिया हुआ था। मान लीजिए प्राइस ऑफ पेन जो है ना 20 रुपया है, तब यहाँ पर 20 करना होगा, कांस्टेंट चेंज करना होगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल है, वेरी करेगा। बट यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है क्या है, कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर देखो चेंज कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर जो है ना ये भी चेंज करेगा। अब कहाँ चेंज करेगा वो देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया कितना, के के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या देखें हम लोग कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर लगाए हैं, तो ये जो है ना ये डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा, तो जैसे कि यहाँ पर जो चार्ज लिए थे, है ना, ये Q1 और ये Q2 लिए थे, इसके बीच में मान लो कि ये दो चार्जेस हैं,
तो इसके बीच में कुछ तो है ना, अभी क्या है, अभी एयर है। मान लो यहाँ पर पानी रहता, वाटर में से रखे हुए, तो बीच में क्या रहता, वाटर हो जाता है। तो अगर इसके बीच में अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, तो इस फोर्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा ग्रेविटेशन के साथ नहीं हुआ था। मान लो कि जैसे हम सेकंड फ्लोर पर हैं, ठीक है ना, तो इसको ऐसे गिरा रहे हैं, तो बीच में ये छत भी आ जा रहा है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स छत रहे चाहे नहीं रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा। बीच में एयर आ जाए, पानी आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि चार्जेस है, अब बीच में अगर मीडियम आ जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, उस तरह से मीडियम के अनुसार इसका कांस्टेंट का वैल्यू दिखाएगा। जैसे कि इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो लाइट है, लाइट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जाता है, तो उसका स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। स्पीड किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर एक हम लोग जो है ना कांस्टेंट अप्लाई किए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का कुछ होता है ना, वाटर का कुछ होता है, केरोसिन का कुछ होता है। उसी तरह से अलग अलग मीडियम के लिए कांस्टेंट क्या होगा, अलग 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 चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो वो तो हम बात करेंगे बाद में। अभी हम लोग बात ये करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, यहाँ पर क्या समझा रहे थे कि अगर Q1 Q2 रहेगा, अगर मान लो यहाँ पर एयर है ना, यहाँ पर एयर है, एयर है, तो इसके लिए कांस्टेंट कुछ और लगेगा। यहाँ पर ये के एयर के लिए लगाएंगे Q1 Q2 अब आर एस। अगर यही Q1 Q2 है यहाँ पर, है ना, और इसमें वाटर अगर है, पानी, वाटर है, वाटर, वाटर, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो रहेगा दूसरा रहेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सब तो वही रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा। मतलब वाटर के लिए कुछ अलग है। अभी हम लोग देखेंगे ये कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो है डायमेंशन क्या होगा, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर इसका हम लोग निकालना चाहे, सबसे पहले यूनिट लिखना चाहे, ठीक है ना, के का वैल्यू अभी बताएंगे, इसमें तो मीडियम के अनुसार बताना होगा, तो डिटेल में बताएंगे। अभी हम लोग इसका यूनिट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, के का। तो के इधर ही रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर और Q1 Q2, ठीक है। तो ये हो गया कितना न्यूटन इसका होता है, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है कूलम स्क्वायर, लिखे हैं। तो हो गया कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया ऐसे यूनिट। तो के का वैल्यू हम बताएंगे, जैसे जी का वैल्यू 6.672 10⁻11 होता है, उसी तरह का कुछ वैल्यू हम बताएंगे, अलग अलग मीडियम पर अलग होता है, लेकिन यूनिट हर बार जो है ना यही लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। ये अब इसका अगर ऐसा यूनिट लिखना हो, ये सॉरी, इसका अगर डायमेंशन बताना हो तो कैसे बताएंगे। देखो एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे तो हर चैप्टर के लास्ट में देखना, उस चैप्टर में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आया है उसका डायमेंशन लिखा हुआ है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है। डायमेंशन फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है ना। और डायमेंशन फॉर्मूला के क्या क्या एप्लीकेशन के क्लास 11 में देख चुके हैं। इसलिए जब भी नया क्वांटिटी आए, डायमेंशन, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आए या फिजिकल क्वांटिटी आए, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्लास 11 में ही पढ़ना, क्लास 12 में भी जो भी नया चीज आता है तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर, तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखो के का फॉर्मूला क्या हो गया, के बराबर एफ आर स्क्वायर और Q1 Q2 हो गया, Q1 Q2 हो गया, है ना। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एफ का होता है एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है ना। ये आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, ये एल, आर है ना, तो आर क्या जगह एल, ठीक है, एल हो गया। फिर है Q1 Q2। अब देखो चार्जेस का क्या ऐसे होगा भाई, चार्जेस का क्या होगा, तो चार्जेस का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, चार्जेस का डायमेंशन निकालने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला चार्जेस का ढूंढना होगा जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी आता हो, है ना। तो पढ़े थे क्लास 10 में, करंट बराबर क्या होता है, Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम पढ़े थे ना। तो Q बराबर क्या होता है, I टू टी हो जाएगा ना। अब याद करो, टाइम जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और करंट भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो करंट के लिए हम लोग ए यूज करते थे, और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया 8 टी, ठीक है। ये तो रखिए, क्यू का हो गया कितना, क्यू का हो गया आपका, है ना, 8 और टी हो गया। तो रखेंगे इस पे, तो कितना हो गया ये, ए मेल टी की पावर -2, और फिर हो गया एल स्क्वायर,
यहाँ पर हो गया कूलम का ए इंटू टी, ए टी और ए टी, है ना, तो ए टी का स्क्वायर हो गया, क्या ए टी का स्क्वायर हो गया, इस तरह से। तो इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना, एम, और यहाँ पर एल है, एल तो एल क्यू हो गया, ठीक है, टी ऊपर जाएगा तो टी टू दी पावर -4, ए टू दी पावर -2, सही है ना, ए स्क्वायर ऊपर गया तो ए टू द पावर -2, है ना, टी ऊपर गया तो टी टू द पावर -4, है ना, और फिर एल क्यू और एम, ठीक है, क्या टी तो पर नहीं, तो एम एल टी तो एल टू क्यू, और यहाँ पर टी तो स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर और ऊपर -2 तो -4 होगा ना, क्या टी टू पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो -4 होगा, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, इसका यूनिट क्या लिखे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर यूनिट हम लोग लिख दे, क्या केजी, है ना, मीटर क्यूब, है ना, सेकेंड टू दी पावर -4, है ना, एम्पियर, एम्पियर टू दी पावर -2, अगर ये भी इसका यूनिट लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, न्यूटन भी बोलते हैं, तो ये ज़्यादा कॉमन है, फेमस है, लेकिन ये भी यूनिट है, तो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ देता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी कोई भी नया क्वांटिटी आएगा, अभी तो फर्स्ट क्लास ही है, बहुत सारा नया नया क्वांटिटी आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे फ्लक्स हो गया, है ना, पोटेंशियल हो गया, ये सब वगैरह आएगा, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारा आएगा, तो आपको उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने सीखना है। चलिए, तो ये जो के के बारे में बता दिया, अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि के का वैल्यू कितना कितना चेंज होगा, क्या वैल्यू होगा, वो हम लोग देखेंगे, और ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।